नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है पॉलिटी की इससे पहले 3 से 4 क्लासें आप कह चुके हैं। ठीक है? संविधान के स्रोत आपका कंप्लीट करा दिया गया है। इसके अलावा संविधान की अनुसूचियाँ आ चुकी हैं। संविधान की अनुसूचियों के अलावा उसमें आपका जो है संविधान की विशेषताएँ भी आपकी कंप्लीट करा दी गई है और संविधान सभा वाला चैप्टर भी पूरा हो गया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई? संविधान कहाँ से लाया गया, कैसे लाया गया, कहाँ से लिया गया और कौन-कौन से इसके संबंध में एक्ट आए थे? उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम जो है वीडियो अपलोड करें या उसमें कोई क्लास चलाएँ तो आपको सबसे पहले उसका मैसेज प्राप्त हो जाए। तो चलिए जी, भारत में संवैधानिक विकास देखिए आपका जो है प्राचीन काल में और मध्यकालीन में, ठीक है? प्राचीन काल और मध्यकाल में भारत में कोई भी आपका किसी प्रकार का संविधान नहीं था क्योंकि भारत में राजतंत्र था और राजतंत्र में केवल जो राजा के द्वारा बनाए गए कानून या नियम थे, उन्हीं के अनुसार शासन चलाया जाता था। लेकिन भारत में आपका 1600 ईस्वी के आसपास की अगर बात करें, 1765 ईस्वी की बात, 1757 में सबसे पहले आपका प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्र में आपका 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये आपका 65 दिया गया है इसमें, सॉरी ये 64 है आपका यहाँ पर, मिस्टेक है। इसको जो है ये 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और अंग्रेजों ने जो है पूरी तरह से आपका बंगाल पर अधिकार कर लिया। उस समय के बंगाल में बिहार, उड़ीसा भी आपका जो है शामिल था। तो अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ 1599 ईस्वी में 217 लोगों ने मिलकर, ठीक है, इंग्लैंड में एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उसको जाना जाता था। 1600 ईस्वी में इस कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने जो भारत में व्यापार करने की परमिशन प्राप्त की, ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने जो है आपका, अगर बात करें इसके बाद ये जो है अंग्रेज भारत में आते रहे और मुगल शासन था इस समय 1600 ईस्वी के आसपास भारत में मुगल शासन था। तो औरंगजेब सॉरी जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में, जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आए। इसके अलावा आपके फिर जो है उसके बाद और भी अंग्रेज आते चले गए और अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो आपकी मसूलीपट्टनम में की गई 1611 ईस्वी में। इसके बाद 1613 ईस्वी में पहली स्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी सूरत शहर में स्थापित की। तो 1613 ईस्वी में कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया था। इसके बाद जो है इन लोगों ने 1757 ईस्वी में बंगाल में प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके बाद इन लोगों ने जो है 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में दिल्ली के शासक थे शाह आलम सेकंड। इसके अलावा अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम, ठीक है, या जो है मीर जाफर उनके जो सेनापति थे, ठीक है, उन सबको पराजित किया एक साथ इन लोगों ने 1764 में। और 1765 ईस्वी में इन लोगों ने जो है आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई और इसी समय से जो है इन लोगों ने बंगाल के क्षेत्र में द्विवेद शासन को लागू कर दिया। बंगाल में द्विवेद शासन जो रहा 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक रहा। तो जो है 1757 का जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, उस समय बंगाल के जो गवर्नर बनकर आए थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। उसके बाद जो है बक्सर के युद्ध के बाद फिर जो है 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो भारत आया बंगाल का नवाब बनकर और इन लोगों ने जो है बंगाल में सत्ता स्थापित की। उस समय के जो बंगाल था उसमें आज का कह सकते हैं बिहार था, आपका उड़ीसा था, झारखंड था, ठीक है, और तुम्हारा असम का कुछ क्षेत्र था और पूरा बांग्लादेश, ये पूरा एक जो है बंगाल प्रांत था। तो बंगाल में जो है बंगाल में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए राजस्व और नागरिक न्याय का अधिकार मिल गया था। पर्याप्त प्रशासनिक शक्ति हासिल करने में ये लोग जो है कामयाब रहे। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, ये सब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, चूंकि इन लोगों ने जो है 1772 ईस्वी तक बंगाल को पूरी तरह से लूटा, जिस कारण इंग्लैंड की संसद के द्वारा इन लोगों के द्वारा कानून बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये लोग जो है इतने शक्तिशाली हो गए थे, कंपनी के लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि इंग्लैंड की संसद या सत्ता को भी चुनौती देने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड की जो संसद थी
उसने पहली बार कानून बनाया जो है जिसको कंपनी का शासन कहा जाता है। 1773 से लेकर 1758 तक कंपनी के लिए अलग-अलग इन्होंने इन लोगों ने कानून बनाए, जिनको जो है तो 1757 से लेकर 1858 ईस्वी तक भारत में जो कंपनी का शासन रहा, उसको कंपनी के शासन के नाम से जाना जाता है और नियमों का एक समूह जो नियंत्रित करता था, ठीक है? कंपनी का शासन इसको कहा जाता है। तो इस कंपनी के शासन में व्यापार कैसे चलाया जाए, इसके लिए जो है इंग्लैंड की संसद के द्वारा कानून बनाया जाता था, नियम बनाए जाते थे, उनको ही आपका कंपनी का शासन कहा गया। तो 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके अलावा 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद आपका 1793 का चार्टर एक्ट आया, फिर उसके बाद 1733 का चार्टर एक्ट आया। 1733 के ओ सॉरी 1713 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1733 का चार्टर एक्ट आया और 1753 का चार्टर एक्ट आया। ये कंपनी के लिए कुछ कानून बनकर आए थे, जो इंग्लैंड की संसद ने बनाए थे। तो इन्हीं के बारे में आज सबसे पहले बात करेंगे, कंपनी का शासन। तो कंपनी का शासन पढ़ने जो है सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम 1773 से लेकर 1858 तक। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा इसमें, अगला वीडियो आएगा आपका राजा का शासन। राजा के शासन को क्राउन का शासन या सत्ता का शासन या इंग्लैंड की महारानी या महाराज का शासन भी कहा जाता है। और उसमें हम 1858 से लेकर 1947 तक का जो ब्रिटिश शासन की अवधि थी उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम कंपनी का शासन, ठीक है? तो चलिए करते हैं कंपनी के शासन की स्टार्ट। थोड़ा सा इससे पहले देख लेते हैं आपका, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत इन सिद्धांतों को लंबे लंबे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गढ़ा गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन से विरासत में मिले सिद्धांतों को संविधान संविधान सभा मूर्त रूप दे रही थी, ठीक है? राष्ट्रवादी आंदोलन तथा संविधान सभा द्वारा चलाए गए सिद्धांतों का सबसे अच्छा सारांश अगर है 1946 ईस्वी में नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जिसे उद्देश्य संकल्प के द्वारा रखा गया। इस संकल्प में संविधान के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को समझा गया था, ठीक है? यानी कि कुछ जो है ये जो कंपनी के एक्ट आए थे, कुल मिलाकर जो कंपनी के जो एक्ट आए थे आपके 1773 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, तो उसमें अलग-अलग एक्ट आए और उन एक्टों में ही अनेक प्रावधान किए गए थे। उन्हीं को भारत में सबसे ज्यादा जो है भारतीय संविधान में ऐड किया गया। तो संविधान का जो विकास हुआ आपका, भारत के संविधान के विकास की जो शुरुआत होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। तो बात करेंगे कंपनी का शासन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा कंपनी का शासन। भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत पहला पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, कंपनी का शासन पढ़ने वाले हैं, जो 1773 से लेकर 1858 तक रहा था। तो कंपनी का शासन जो रहा भारत में 1757 से 1858 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए ब्रिटिश संसद यानी कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसने विभिन्न अधिनियम या एक्ट बनाए थे। सशस्त्र विद्रोह 1857 में हुआ था। उसके बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो आपका जो है हम जो पढ़ेंगे अब आज जो पढ़ा जाएगा वो 58 तक पढ़ा जाएगा। इसके बाद भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी जो है ब्रिटिश की संसद या सत्ता या क्राउन ने संभाल ली थी, ठीक है? तो सबसे पहला जो एक्ट है आपका वो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1973 के नाम से इसको जाना जाता है, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसको कहा जाता है। इसको 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट भी कहा जाता है। तो बंगाल में एक गवर्नर जनरल, ठीक है? तो सबसे पहले जो इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया था वो किया गया आपका, जो बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर था, बंगाल में सबसे पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वे बंगाल के सबसे पहले गवर्नर थे, ठीक है? जो 1757 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बनकर आए थे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि 1773 तक, तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में गवर्नर बनकर आए थे कंपनी के। इसके अलावा 1772 ईस्वी तक गवर्नर का पद रहा बंगाल में। इसके अलावा क्या हुआ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट में गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया और गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम था आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इस समय जो है बंगाल के गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उनका नाम था, वारेन हेस्टिंग्स उनका नाम था, ठीक है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन है वारेन हेस्टिंग्स जो हैं इस समय बंगाल के गवर्नर थे। तो इन्हीं को जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बनाया गया। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी यही बने, क्योंकि इन्हीं के समय इस पद को जो है परिवर्तित किया गया था। तो इस एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है,
बंगाल का जो गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना और इसकी सहायता के लिए 4 पार्षदों की अध्यक्षता वाली एक सरकार का गठन किया गया। यानी कि कुल मिलाकर गवर्नर परिषद की सहायता करने के लिए एक गवर्नर परिषद बनाई गई, जिसमें गवर्नर के अलावा 4 अन्य सदस्य थे। यानी कि उसमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1+4 एक इसमें गवर्नर जनरल होता था, इसके अलावा 4 अन्य पार्षद इसमें नियुक्त किए गए, यानी कुल मिलाकर 5 मेंबरों की ये समिति थी और इसमें बहुमत के माध्यम से ये लोग जो है बंगाल में शासन इन लोगों ने करना शुरू किया। इसके अलावा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो पर्यवेक्षी अधिकार थे उनको भी इसके अंडर में कर दिया गया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों के अधीन कर वो सॉरी बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर वे जो जो भी कार्य करेंगे बंगाल और मद्रास के गवर्नर, वे आपके मद्रास और बंबई के जो गवर्नर जो भी कार्य करेंगे वे बंगाल के गवर्नर जनरल से सलाह लेकर करेंगे। कुल मिलाकर यानी कि ये इसमें कह दिया गया। इसके बाद अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी कि कुल मिलाकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला एक्ट था जिसने भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजी संसद का यह पहला एक्ट था। इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई। यानी कि कुल मिलाकर भारत में जो कंपनी जो शासन कर रही थी उसके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को इंग्लैंड की संसद ने पहली बार मान्यता प्रदान की। अगला पॉइंट है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया के रूप में नामित किया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद, जिसको मैंने आपको बताया कि एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य मेंबर इसमें हुआ करते थे, इनको बनाया गया। और बंगाल के पहले गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स जो बन चुके, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। इसके अलावा इसी एक्ट के अनुसार बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी, जो आपकी 1 साल बाद, इस एक्ट के 1 साल बाद यानी कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके जो मुख्य न्यायाधीश है, कई बार एग्जाम में पूछ ले गए, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। उनका नाम था, जो सर एलिजा एम्पे बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के, भारत में जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के सेवकों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। कुल मिलाकर कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे वे किसी भी प्रकार के जो बंगाल के क्षेत्र में जो लोग थे उन लोगों से किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते थे। इस पर रोक लगा दी गई कि बंगाल के जो मूल निवासी हैं उनसे वे किसी भी प्रकार का उपहार या रिश्वत न लें। अगला पॉइंट इसमें क्या किया गया, बंगाल में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट के लिए एक निदेशक मंडल कंपनी के शासी निकाय की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया गया। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी जो बंगाल में शासन कर रही थी उस पर इंग्लैंड की संसद ने और नियंत्रण स्थापित किया, ताकि वे वहां से कितना पैसा ले रहे हैं और उसमें सेना वगैरह का जो भी खर्च वगैरह था सारा, उसके बारे में निगरानी रखने लगे। अगला पॉइंट है, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जो मैंने आपको पीछे बताया कि बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे वे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है, यानी कि उनकी बात मानने के लिए उनको कर दिया गया, जबकि इससे पहले ये अलग से प्रेसिडेंसियां थी, अलग से प्रांत थे और इनको पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो कुल मिलाकर इस एक्ट में जो किया गया आपका, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक तो बंगाल का जो गवर्नर था उस पद को चेंज कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल बने आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। उसकी सहायता करने के लिए एक गवर्नर परिषद या काउंसिल परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 5 मेंबर होते थे, गवर्नर जनरल, इसके अलावा 4 अन्य उसमें मेंबर होते थे। इसके अलावा इसी एक्ट के माध्यम से 1 साल बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम सर एलिजा एम्पे था। इसके अलावा इसी एक्ट के माध्यम से जो बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
इसके अलावा इसी एक्ट में और भी चीजें की गई थी। इसमें जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित या कंपनी को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्था बनाई गई थी। एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता था। एक संस्था थी आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें कुल 24 मेंबर हुआ करते थे और एक थी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, ठीक है। ये निवेशकों का समूह था। इसमें जो थे वे कंपनी के मालिक थे, ठीक है। ये निवेशकों का समूह था। ये निवेशकों का समूह था जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें कुल 24 मेंबर थे, इसके अलावा कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर नामक 2 संस्था बनाई जिसमें निवेशक थे, यानी कि कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका समूह था। तो इस एक्ट में कुछ ये प्रावधान किए गए थे। इसके अलावा अगला जो एक्ट आया वो आया था आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से इसको जाना जाता है और ये इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे पिट्स, उनके नाम पर ये आया था। तो इसमें क्या किया गया, इसमें देखिए भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। यानी कुल मिलाकर इंग्लैंड की जो संसद थी उसने कंपनी पर और भी अधिक नियंत्रण स्थापित किया इस एक्ट के माध्यम से। अगला पॉइंट, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था, ठीक है। यह अधिनियम कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक अधिनियमों के बीच में अंतर स्थापित करता था। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और भारत सरकार के कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें यही है आपका कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर स्थापित करने के लिए या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो संस्था बनाई गई थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता था। इसमें कुल 6 मेंबर हुआ करते थे और ये जो है आपका कंपनी पर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर थे या जो भारत की जो सरकार थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उस पर नियंत्रण या उसकी जांच करने के लिए एक प्रकार का बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल या इसी को कहा जाता था नियंत्रण बोर्ड। इसी को नियंत्रण बोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन के लिए नियंत्रण बोर्ड को अधिकार दिया गया जैसे नागरिक, सैन्य और राजस्व, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी के पूरी तरह से शासन पर ये एक तरह से निगरानी रखते थे। इसके अलावा इसी के 2 साल बाद एक और एक्ट आया था जिसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, ठीक है? जिसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है और कुछ पुस्तकों में भी उसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसके बाद 2 साल बाद आया था आपका 1786। 1786 का संशोधन अधिनियम के नाम से उसको जाना जाता है। संशोधन संशोधन अधिनियम या एक्ट कह लो, संशोधन एक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। 1786 का संशोधन एक्ट के नाम से उसको जाना जाता है और वो कॉर्नवालिस के संबंध में आया था। कॉर्नवालिस को बंगाल में, कॉर्नवालिस को भारत में अंग्रेजी सेना का मुख्य सेनापति बनाकर भेजा गया और उसको गवर्नर परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दिया गया था ताकि वो अपना खुद का नियम बना सके। ये सब अधिकार उसको दिए गए थे। इसके अलावा पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट का जो एक्ट आया था इसमें जो है कंपनी के जो गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए जो गवर्नर परिषद हुआ करती थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या आपकी 4+1 थी, इसमें 3+1 कर दी गई, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर एक संख्या कम कर दी गई थी इसी एक्ट के माध्यम से। अगला पॉइंट देखते हैं आपका चार्टर अधिनियम 1793, ठीक है। तो 1793 का चार्टर एक्ट या अधिनियम इसको कहा जाता है और इसमें जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर दी गई अधिभावी शक्ति को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया कि भारत का जो गवर्नर सॉरी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों के लिए भी कानून बना सकता है, यानी कि उन पर जो है शासन कर सकता है या उनको अपने नियंत्रण में रख सकता है। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास के अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया। कुल मिलाकर वही जो मैंने पीछे बताया कि बंगाल और छोटी बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उन पर भी नियंत्रण स्थापित कौन रखता था? बंगाल का गवर्नर जनरल रखता था। अगला पॉइंट है आपका भारत में कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। देखिए जब कंपनी भारत में आई थी तो केवल 15 वर्षों के लिए आई थी। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी ने उसे अनिश्चित काल के लिए शासन करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि
1793 का जो एक्ट आया, इसमें कहा गया कि बंगाल की जो भारत में जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है, वो अगले 20 वर्षों के लिए शासन करेगी। उसके बाद हम बताएंगे कि इंग्लैंड जो है भारत में ये कंपनी शासन करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, ऐसे प्रावधान किए गए ताकि कमांडर इन चीफ यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं हो सकता था। यानी कि कमांडर इन चीफ जो था, इनके सेना का जो प्रमुख होता था, वो जो है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में मेंबर नहीं बन सकता था, ठीक है, जब तक कि उसे नियुक्त न किया जाए। जब तक उसे नियुक्त न किया जाए तो वो उसका मेंबर नहीं बन सकता था। इसमें यह प्रावधान किया गया। अधिनियम ने यह भी निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उनके कर्मचारी अब से वेतन और वेतन अब से वेतन की भुगतान भारतीय राजस्व से करेंगे। कुल मिलाकर ये कहा गया कि नियंत्रण बोर्ड यानी कि कंट्रोल ऑफ बोर्ड जो बनाया गया था आपका 1784 के एक्ट में, 1784 के एक्ट में, जो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें कहा गया था कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या कंपनी और सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाएगा, जिसमें कुल 6 मेंबर हुआ करते थे। उसका वेतन इसमें कहा गया, ठीक है, 1793 वाले में इसमें कहा गया कि कंपनी जो है आपका उसका जो वेतन जो देगा वो भी भारत सरकार से लिया जाएगा, भारत के पैसे से उन लोगों को वेतन वगैरह दिया जाएगा। किनको? नियंत्रण बोर्ड जो था आपका, जिसे कंट्रोल ऑफ बोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। कंट्रोल ऑफ बोर्ड के नाम से भी जिसको जाना जाता था, जिसमें कुल 6 मेंबर थे और इसका जो मुख्यालय था वो आपका लंदन में था। तो इसका खर्चा भी आपका भारत सरकार से या भारत के राजस्व से ही लिया जाएगा। इसके बाद अब देखिए ये जो एक्ट आया था 1793 में आया। इसके अलावा 1793 के बाद क्या हुआ कि 20 साल बाद फिर एक्ट आया कंपनी का, तो वो आएगा आपका 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में फिर से चार्टर एक्ट आया। 1813 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1813 के नाम से इसको जाना जाता है। यूरोप में इसमें क्या हुआ, यूरोप में हस्तक्षेप की भावना तथा नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली ने यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी। यानी कि कुल मिलाकर यूरोप के क्षेत्र में नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसने जो है फ्रांसीसी सहयोगियों और उनके जो क्षेत्र थे ब्रिटिश वस्तुओं पर जो है रोक लगा दी गई, जिस कारण ब्रिटेन का माल जो है यूरोप के क्षेत्र में बिकना बंद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। तो उन लोगों ने जो है कंपनी पर दबाव, सॉरी, इंग्लैंड के संसद पर दबाव डाला कि हमको भी, ठीक है, इंग्लैंड की जो और कंपनियां थी उन लोगों ने इंग्लैंड के संसद पर दबाव डाला और कहा, उनसे मांग की कि हमें भी भारत में व्यापार करने की छूट दी जाए। ठीक है, तो उसी के संबंध में ज्यादातर ये जो एक्ट आया था उसी के संबंध में था। तो देख लेते हैं इस एक्ट में क्या क्या था। 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश व्यापारियों की उन शिकायतों का निवारण करने की मांग की। यानी कि ये जो एक्ट था इसमें मांग की गई कि जो आपके ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, अन्य व्यापारी, कंपनी को छोड़कर अन्य व्यापारी जो अन्य कंपनियां थी उनको भी भारत में जाने की छूट दी जाए। तो उन्हीं के संबंध में क्या कहा गया कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एक अधिकार को छोड़कर, यानी कि कुल मिलाकर चीन में और भारत में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी। लेकिन इसमें क्या किया गया कि चीन में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। इसके अलावा भारत में केवल चाय के व्यापार को कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो व्यापार होगा, अन्य वस्तुओं का जो व्यापार होगा, नील का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है और बाकी वस्तुओं का व्यापार भारत में इंग्लैंड की और कंपनियां भी आकर कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा गया कि आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किससे? चीन के और चाय को छोड़कर। भारत में चाय को छोड़कर, यानी कि भारत में चाय का व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इसके अलावा और वस्तुओं का व्यापार और कोई कंपनी भी कर सकती है। दूसरा कि चीन के साथ सारे व्यापार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें जो है चीन और भारत में चाय को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता पर जोर दिया। ठीक है, ब्रिटिश संप्रभुता पर जोर दिया गया। इनके भारत में जो है जितने भी क्षेत्र थे भारत के, उन सब में ब्रिटेन की संसद का जो है शासन स्थापित किया जाए, उस पर इसमें जोर दिया गया। अगला पॉइंट जो इसमें रहा, अगला पॉइंट है कंपनी के शासनकाल को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी कि 1813 में जो है कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए और बढ़ाकर 1833 तक कर दिया गया। अगला पॉइंट, नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो आपका कंट्रोल ऑफ बोर्ड था जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, उसमें और भी जो है उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका,
एग्जाम में कई बार आ चुका है आपका। ठीक है, इस अधिनियम ने नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की अनुमति दी, व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत में उन धर्म गुरुओं को आने की छूट दी गई, ईसाई धर्म गुरुओं को आने की छूट दी गई, जो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो कुल मिलाकर इसे कहा जाता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई, ताकि ये लोग भारत में आए और भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा सके, इनके उन लोगों को ईसाई बना सके। अगला पॉइंट, इस एक्ट में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को विनियमित किया। इसे अपने क्षेत्रीय और वाणिज्यिक खातों को अलग अलग रखने के लिए भी कहा गया, यानी कि वाणिज्यिक और जो राजस्व, क्षेत्रीय और राजस्व और केंद्र का जो राजस्व था, उनका लाभ और आय को अलग अलग रखने के लिए इसमें कहा गया था। अगला जो प्रावधान है वो बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, क्योंकि भारत में पहली बार शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। ठीक है, प्रावधान किया गया कि कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर, भारतीयों की यानी कि भारतीयों के लिए शिक्षा पर एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने थे। निवेश करने का भी आदेश दिया गया कि 1 लाख रुपए ये लोग जो है भारत में शिक्षा पर खर्च करेंगे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने जो है ये जो खर्च किया, 1 लाख रुपए खर्च जो किया, ये भी अंग्रेजी शिक्षा पर किया था, मैकाले समिति के अनुसार। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा पर किया, जिस कारण जो है भारतीयों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 1813 के चार्टर एक्ट में आपका, एक तो आपका जो है कंपनी का शासनकाल 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा इसमें रहेगा आपका चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का आदेश दिया गया कंपनी को, कि भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे वे लोग। इसके अलावा स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न करने वाले को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। यानी कि स्थानीय सरकार जो थी, भारत में जो स्थानीय सरकार थी, प्रांतीय जो सरकार थी, अगर वे व्यक्तियों पर कर नहीं लगाती और भुगतान न करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार इसमें दिया गया था। ठीक है, तो आपका देखिए 1813 के चार्टर एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2019 यूपीएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो कौन सा क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया था? 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उसमें ये आपका दिया गया है। कथन नंबर एक पर दिया गया है, इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट ने जो है चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर एक अधिकार समाप्त कर दिया था। दूसरा पॉइंट है आपका, इसने कंपनी के कब्जों वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता पर जोर दिया। यह भी बात सही है। ठीक है, ये भी आपका सही रहेगा दूसरा पॉइंट भी। अगला पॉइंट है, भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। ये आपका पॉइंट गलत है इसमें, तो ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आंसर में क्या क्या दिया गया है, केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसमें केवल 1 और 2 आपका जो ऑप्शन रहेगा ये आपका सही रहेगा। 2019 यूपीएससी के प्री एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन सही रहेगा। इसके बाद 20 साल बाद फिर से एक्ट आया, अगला एक्ट था आपका चार्टर एक्ट 1833। इसे 1833 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखिए, प्रशासन को एक अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए एक नए मॉडल पर पुनर्गठित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस प्रकार अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर पूरे भारत को एक मानने के लिए इसमें जो प्रावधान किया गया था, तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल को छोड़कर, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था इस एक्ट में, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि अखिल भारत की, ठीक है, अखिल भारत के लिए पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल बनाने का इसमें कदम उठाया गया। ये पहला प्रयास था अंग्रेजी सरकार का। तो इसमें देखिए क्या क्या हुआ इस एक्ट में। तो जो हुआ आपका, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। यानी कि कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों में, ठीक है, सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाने लगी। धर्म, जाति और वर्ग आदि के भेदभाव को समाप्त करके खुली प्रतियोगिता इसमें कराई गई। योग्यता के आधार पर जो है कंपनी में अधिकारियों को नियुक्त किया जाने लगा इसमें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें देख सकते हैं, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया। यानी कि पिछले एक्ट में जो छूट दी गई थी कंपनी को कि चाय का व्यापार केवल कंपनी ही करेगी, इसके अलावा चीन के साथ भी कंपनी ही करेगी, तो इन दोनों को भी समाप्त किया। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी, चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि
ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाणिज्यिक निकाय और एक प्रशासनिक निकाय के रूप में वैध बनाया गया, यानी कि जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल कॉमर्शियल कंपनी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा प्रशासनिक निकाय भी उसको दिया गया, प्रशासन का काम भी उसको सौंप दिया गया, पूरी तरह से वैध मान लिया गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड की संसद के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कंपनी के क्षेत्र भारत के भारत में कंपनी के क्षेत्र महामहिम उनके और उत्तराधिकारियों के भरोसे सरकार के पास थे। कुल मिलाकर यानी कि जो है भारत का पूरा जो शासन था, भारत का जो पूरा क्षेत्र था वो कंपनी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका ये टॉपिक, ठीक है। ये देखिएगा आपका 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई, यानी कि नागरिक शक्ति भी इसी के हाथ में थी, प्रशासन भी, इसके अलावा सेना भी इसी के हाथ में थी, यानी कि पूरी शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विधायी शक्तियां थी, यानी कि कुल मिलाकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया और पूरी शक्तियां उसके हाथों में दे दी गई। कुल मिलाकर जो है बंगाल के अलावा मद्रास और आपके बंबई प्रेसिडेंसी जो थी के राज्यपालों ने अपनी विधायी शक्तियों को खो दिया। कुल मिलाकर जो गवर्नर जनरल होते थे, राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी शक्तियां समाप्त कर दी गई और पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगले पॉइंट की बात करेंगे। पिछले अधिनियमों के तहत इसने अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमन कहा जाता था। विनियमन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम यानी कि एक्ट कहा गया। इसको एक्ट कहा गया, ठीक है। इसके बाद काउंसिल में गवर्नर जनरल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून में संशोधन, निरस्त या परिवर्तन करने का अधिकार, यानी कि कुल मिलाकर गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर परिषद जो थी, कुल मिलाकर शुरू में जो बताया था मैंने आपको कि गवर्नर जनरल पर में एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य मेंबर होते थे। इसके बाद आपका 1784 में इसका जो है 1 + 3 कर दिया गया। तो इसके जो मेंबर थे, ये जो 3 मेंबर थे, अगर ये तीनों मेंबर भी एक साथ होकर किसी कानून को बनाएँ, तो गवर्नर जनरल को इतनी पावर दी गई कि वो इनके कानून को रद्द करके अपना कानून लागू कर सकता था, अपना कानून बना सकता था, ठीक है? अपना कानून वह बना सकता था। कुल मिलाकर इतनी पावर जो है गवर्नर जनरल को दी गई। गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार कहा जाता था और परिषद को भारत परिषद कहा जाता था, ठीक है? गवर्नर जनरल की जो सरकार थी उसको जो है भारत सरकार कहा गया और जो आपकी जो परिषद थी उसको भारत परिषद के नाम से जाना गया, जिसमें कुल मिलाकर 3 मेंबर हुआ करते थे। इसके अलावा भारतीय कानून आयोग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका। 1834 ईस्वी में भारत में पहली बार एक कानून आयोग का, भारतीय कानून आयोग यानी कि विधि का आयोग कह सकते हैं या कानून मंत्री कह सकते हैं उसको, ठीक है। विधि आयोग सबसे पहले भारत में कब स्थापित किया गया? तो 1834 ईस्वी में भारत में पहली बार भारतीय कानून आयोग का गठन किया गया, जिसके जो है आपके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले भारत के पहले कानून मंत्री कहे जाते हैं, कानून मंत्री इनको माना जा सकता है या लॉ मिनिस्टर इनको कह सकते हैं। विधि आयोग के ये पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग या अध्यक्ष एमसीसी तलवाड़, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, आजादी के बाद 1947 में के बाद आपके एमसीसी तलवाड़ भारत के पहले आपके कानून मंत्री या विधि आयोग सदस्य थे, ठीक है। विधि आयोग सदस्य थे, कौन थे? अध्यक्ष थे आपके कौन? तो एमसीसी तलवाड़। जबकि अंग्रेजी शासनकाल में कह सकते हैं तो लॉर्ड मैकाले थे सबसे पहले। इसके बाद बात करें 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए, अच्छा, अच्छा, इनकी बात जो है सीतलवाड़ जो थे आपके 3 साल के लिए थे और 1955 ईस्वी में 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए की गई थी। इन 21 और आयोगों की स्थापना की गई। विधि आयोग द्वारा अंतिम अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायमूर्ति बीएस चौहान थे। ये अंतिम विधि आयोग जो है अध्यक्ष थे। इसके बाद अधिनियम के गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सल्तनत युग के भारत भारत में बनी गुलामी की स्थिति को कम करने और उपायों को अपनाने का भी निर्देश दिया गया था, ठीक है। चलिए जी अगले पॉइंट की बात करें। भारत में ईसाई प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए नियम निर्धारित किए गए और विस्पों की संख्या 3 कर दी गई, यानी कि जो धर्म गुरु थे उनकी संख्या 3 कर दी गई, ठीक है। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ देखिए आपका 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया और दास प्रथा को एलन के द्वारा आपका कब समाप्त किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। 1843 यानी कि इस एक्ट के 10 साल बाद 1833 में एक्ट आया था और 1843 में एलन के द्वारा
एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। चलिए जी अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है इसमें आपका चार्टर अधिनियम 1853, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1853 आया आपका, तो ये भी आपका 20 साल बाद आया था। 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम की श्रृंखलाओं का अंतिम अधिनियम इसको माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है भारत में एक विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह, और इस विद्रोह के बाद इंग्लैंड की जो संसद थी, कंपनी का जो शासन था, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस अधिनियम में क्या-क्या हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से एक तो आपका सबसे पहले क्या किया गया इसमें इसको जो है लघु संसद के रूप में भी जाना जाता था। थोड़ा-सा इसमें देख लेते हैं क्या-क्या आएगा इसमें। इस परिषद में विधान परिषद कहे जाने वाले 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे, जिनकी संख्या 12 थी कुल मिलाकर, ठीक है। इसके अलावा इसी को जो है लघु संसद के नाम से भी जाना जाता था। इसको लघु संसद के नाम से जाना जाता था। इसमें जो मोस्ट है आपका एक था इसमें आपका, इसमें एक कानून सदस्य की नियुक्ति की गई। इसमें एक कानून सदस्य की नियुक्ति की गई थी, और जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले जो पहले विधि आयोग या विधि कानून जो मंत्री बनाए गए थे, ठीक है, तो उनको जो है मतदान करने का अधिकार दिया गया, यानी कि पूर्ण सदस्य बनाया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया किसमें, 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उनको। इसके अलावा इसी एक्ट में क्या किया गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए भर्ती की खुली प्रतियोगिता, भर्ती की खुली खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी इस एक्ट के माध्यम से, और इसमें भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर भारतीयों को भी सिविल सेवा में रखने का मौका दिया गया। इसके अलावा अगला पॉइंट है इसमें 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले समिति की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया, यानी कि मैकाले समिति बनाई गई, और मैकाले समिति के माध्यम से ही आपका सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाने लगी। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है इसमें इसमें एक तो था आपका कि 1853 में, ठीक है, 1853 के एक्ट के माध्यम से आपका खुली प्रतियोगिता परीक्षा की जाने लगी, यानी कि आपका जो है अधिकारियों के पद पर नियुक्ति होने लगी, प्रतियोगिता परीक्षा की जाने लगी। अगला पॉइंट था 1854 ईस्वी में जो है मैकाले समिति आई, मैकाले समिति के माध्यम से इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगला पॉइंट है इसी में है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या, मैन है आपका इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या थी 24 थी, ठीक है। पहले 24 हुआ करती थी, उनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया, उनकी संख्या को घटाकर इसमें 18 कर दिया गया, और इन 18 में से भी 6 लोगों की नियुक्ति जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि इंग्लैंड की संसद या राजा या महाराजा के द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश जो है ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था सत्ता का शासन, ठीक है, या आपका कह सकते हैं ताज का शासन, यानी कि इंग्लैंड की संसद का शासन कह लो, या महाराज या महारानी का शासन कह लो, यानी कि महाराज के द्वारा या इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। कितने लोगों की? 6 लोगों की, ठीक है। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें, इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी पेश किया, यानी कि भारतीय लोगों को भी पहली बार जो है इसमें विधान परिषद में शामिल किया जाने लगा, भारतीयों को भी सत्ता में शामिल किया जाने लगा। इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार किया गया था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में भारत में एक विद्रोह हुआ, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, और उसके द्वारा भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने अंत में इस विद्रोह को दबा दिया, और इसके बाद एक एक्ट आया जिसको जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और उसके माध्यम से क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन को समाप्त कर दिया गया, और भारत में राजा का शासन, ठीक है, राजा का शासन या इंग्लैंड की संसद का शासन या क्राउन का शासन या सत्ता का शासन जिसे कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। आज के जो पॉइंट थे, आपके जो एक्ट थे, इनको आपका यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है दूसरी जो पार्ट आएगा इसका, वो आएगा शासन, राजा का शासन या सत्ता का शासन, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। नमस्कार।